इकाई 1 प्रगतिवाद स्वरूप और विकास। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रगतिशील कवि जीवन की सुकृति के कवि हैं। जीवन धर्मी लगाव उनके यहाँ रेखांकित करने की चीज़ है। मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी। यह सकारात्मक दृष्टिकोण प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ आधुनिकतावादी रुझान वाले कवि हताश, पस्ती, निराशा, असहायता, अजनबीपन को अनुभवों में महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, वहाँ प्रगतिवादी कवि कठिन अंधकार और भयानक निराशा में भी एक प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवित रखता है। गजानन माधव मुक्तिबोध के यहाँ अंधकार, संकट, निराशा और भय के बिंब बार बार आते हैं, पर वहीं सार्थक भविष्य की आकांक्षा भी अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। आत्मविस्तार यह बेकार नहीं जाएगा। जमीन में गड़ी हुई देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। सही है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे। दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है। हृदयानुभव, राग अरुण, गुलाबी फूल, प्रकृति के गंधकोश, काश हम बन सकें। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। मानवीय संबंधों में समानता, इसे भी स्पष्ट अर्थ में देखना चाहिए। बिना भेद किए सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम, यह प्रगतिवादी कवि को स्वीकार्य नहीं है। शोषक शोषित वर्गों का भेद उपेक्षणीय नहीं है, पर व्यापक अर्थ में मानवीय संबंधों में समानता उसके लिए आदर्श है। नगई महरा काव्य नायक हो सकते हैं। देसी सरस्वती भद्र कुलीन विद्वानों के यहाँ ही नहीं, किसानों के यहाँ भी आ सकती हैं। संघर्ष में स्त्री पुरुष समानता महत्व की चीज़ है। इससे प्रगतिवादियों के वस्तुबोध, सौंदर्य बोध में भिन्नता आई है। हरिजन गाथा नागार्जुन में नवजातक को जो गौरव दिया गया है, संत गरीबदास द्वारा उसका जो भविष्य लेख पढ़ा गया है, महत्वपूर्ण और साभिप्राय संकेत है। होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। केदारनाथ अग्रवाल ने पत्नी के प्रति सहज स्वरूप आकर्षण या प्रेम को जो अभिव्यक्ति दी है, वह इसी समानता के विवेक से आलोकित है। भविष्योन्मुखी दृष्टि। प्रगतिवादी कवि यथास्थितिवादी नहीं है। वे सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में हैं। सामाजिक परिवर्तन की उनकी कल्पना स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी या अराजक नहीं है। वे वांछित दिशा में ही परिवर्तन की कल्पना करते हैं या प्रयत्न करते हैं। कविता उनके लिए सक्षम माध्यम है। भविष्योन्मुखी दृष्टि के अभाव में परिवर्तन की कामना का कोई अर्थ नहीं। यह नागार्जुन और मुक्तिबोध जैसे कवि बखूबी जानते हैं। भविष्योन्मुखी दृष्टि के अभाव में यह साहसपूर्ण स्वर अकल्पनीय है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तब कहीं देखने मिलेंगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अरुण कमल भविष्य की ही कल्पना है, भविष्य का ही प्रतीक है। प्रगतिवाद का अभिव्यंजना शिल्प, रूप या शिल्प। प्रगतिवाद के संबंध में यह धारणा बहुत प्रचलित है कि इस धारा के कवि वस्तु या कथ्य को ही महत्व देते हैं, रूप या शिल्प को नहीं। पर सच्चाई यह है कि रूप या शिल्प का विकास उन्हीं कवियों के यहाँ दिखाई देता है जो वस्तु की तरह शिल्प या रूप की चिंता भी करते रहे हैं।
नागार्जुन के यहाँ रूप की जो आश्चर्यजनक विविधता है वह किसी से छिपी नहीं। वे दोहा भी लिखेंगे तो पूरी शक्ति के साथ। गीत जैसे रूप प्रकार के भीतर भी उन्होंने दुर्लभ संगठन का प्रमाण दिया है। केदारनाथ अग्रवाल ने गीतों और सुगठित चित्रों में अपने काव्य विवेक का प्रमाण दिया है। त्रिलोचन ने अवधि में बरवे लिखे हैं। शमशेर गजलों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुक्तिबोध ने लंबी कविता को जो महाकाव्योचित संगठन दिया है वह रूप के प्रति असावधान रहकर संभव नहीं। प्रगतिवादी कवियों ने लोक काव्य रूपों का भी आश्रय लिया, आल्हा या लावनी जैसे रूपों को अपनाया, पर ध्यान रहे कि रूपगत परिष्कार प्रगतिवादी कवियों का लक्ष्य नहीं है, न रूप प्रकारवाद जैसी बारीकी। प्रगतिवादी कवियों का बल उस रूप या शिल्प पर है जो कथ्य या विषय वस्तु के संप्रेषण के लिए धारदार साबित हो। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, नागार्जुन की युग धारा, त्रिलोचन की धरती आदि कविताओं में जो रूपगत प्रयोग हैं वे एक विशेष दृष्टि या विचारधारा या जीवन विवेक के अंतर्गत ही सार्थक बन पड़े हैं। त्रिलोचन ने जीवन का एक लघु प्रसंग कविता एकदम गद्य के विन्यास में लिखी है। यह रूप की दृष्टि से विलक्षण प्रयोग है जिसकी नवीनता पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया। तब मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाने का समय हो आया था। मैंने कहा, बुआ यह कैसे हो सकता है, वह दर्जा पास कर चुका हूँ मैं, अब नई लेनी हैं किताबें, पुरानी बेकार हैं। प्रगतिशील कवियों ने साधारण रूप से असाधारण काम लिया है। निराला ने नए पत्ते में जो रूप या शिल्प अपनाया था, प्रगतिवादियों ने उसका अनेक रूपों में अनेक स्तरों पर विकास किया है। भाषा, काव्य भाषा, अलंकार, बिंब, प्रतीक। प्रगतिवादी कवियों ने भाषा का आदर्श गुण माना है संप्रेषणीयता। उनकी काव्य भाषा में भी अलंकार, बिंब, प्रतीक मिल जाएंगे, पर अलंकरण बन रही नहीं, भाषा की सादगी, सरलता, क्षमता और जीवन शक्ति का प्रमाण बनकर। स्पष्टता, सहजता, प्रखरता, व्यंग, विदग्धता, उग्रता, साहस, मूर्तता, ये सभी प्रगतिवादी काव्य भाषा के गुण हैं। त्रिलोचन से शब्द लेकर कहें, प्रगतिवादी कवियों की भाषा सार्थक वहाँ है जहाँ वह जीवन की हलचल से संपन्न है। यहाँ भाषा की ऐन्द्रिक क्षमता भी ध्यान आकृष्ट करती है, तद्भवता से मिली शक्ति या ऊर्जा भी। मेहंदी की अर्धान उड़ी, देखा फिर ठहरा, कपिश गहगहे विमल फूल खिलखिला रहे हैं, पिला रहे हैं अमृत घरान को। वर्षा सीकर भरी हवा, मेहंदी की महमह, जी करता है मैं अंजलि भर कर पी जाऊं। वृक्ष, लताएं, पौधे तृण धरती पर डह डह करप रहे हैं। मेघनगर में ज्योत्सना टह टह उग आई, अब आंखें सहस कहाँ से लाऊं। दिगंत त्रिलोचन। प्रगतिवादियों की भाषा में नए अप्रस्तुत मिल जाएंगे, पर अलंकृति भर के लिए नहीं। यहाँ बिंब भी सीधे साधे अनलंकृत हैं, सजावट नहीं, मूर्तता उनका गुण है। प्रगतिवादी कवियों के प्रतीक भी एक निश्चित विचारधारा या दृष्टि के अधीन ही सार्थकता प्राप्त करते हैं। मुक्ति बोध के जटिल प्रतीक उदाहरण हैं, जैसे ब्रह्म, राक्षस। मूर्ति विधान, ऐतिहासिक मूर्तता। छायावादी कवियों ने भी भाषा की मूर्तिमत्ता पर बहुत बल दिया है, पर छायावाद में यह गुण आगे चलकर विरल होता गया। प्रगतिवादियों ने इस पर यथार्थ दृष्टि के अनुसार ही विशेष बल दिया। प्रगतिवादी काव्य रूप में यह मूर्तता ऐतिहासिक चेतना के फलस्वरूप ही प्रकट हुई है। धरती का शक्ति पत्र कविता में केदारनाथ अग्रवाल संघर्ष का एक मूर्त चित्र उपस्थित करते हैं। यहाँ अप्रस्तुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके प्रयोग से संभव ऐतिहासिक मूर्तता महत्वपूर्ण है।
अभियुक्त क्रोध से पागल हो कर चला जिरह उन लोगों से, जैसे गयंद चीरे कदली का वन, जैसे जनता सामंती गढ़ को करे ध्वस्त, जैसे समुद्र की बड़ी लहर मारे छापा, छोटे जहाज को करे त्रस्त। यहाँ पूरी स्थिति या वातावरण की मूर्तता उल्लेखनीय है। छंद लय। रूप के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, छंद लय भी। छंद या लय का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छंदों में प्रगतिवादियों ने खूब लिखा है। लोक छंदों में भी और साहित्यिक महत्व के छंदों में भी दोहा, बरवै, गज़ल, आल्हा, लावनी से अलग भी लय का विन्यास प्रगतिवादी कविता में देखने योग्य है। कहीं तुकें लय के निर्वाह में सहायक हैं, कहीं वाक्यांशों के विलक्षण उतार चढ़ाव। मुक्ति बोध की काव्य लय एक ही जान पड़ती है, पर उसमें भी जहाँ तहाँ भेद है और जहाँ एक रूपता है वहाँ भी कथ्य का दबाव नाटकीय गति या लय को प्रभावित करता है। नागार्जुन की कविता में आवृत्ति के नियम से जो लय बनती है उसका एक उदाहरण देखें। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम ज्यों हिरनौटा। चंदू मैंने सपना देखा, भभुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर। चंदू मैंने सपना देखा, इम्तहान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, पुलिस यान में बैठे हो तुम। प्रगतिवादी कवियों ने रूप तिरस्कार नहीं किया, न छंद लय के निर्वाह में निष्क्रिय या उदास न रहे हैं। नागार्जुन की कविता 3 दिन 3 रात में लय का विन्यास भिन्न है। बातचीत की लय ही यहाँ आदर्श रूप में काव्य की लय है। प्रगतिवादी परंपरा का विकास जिन नए कवियों में है वे उन्हीं की तरह लय और छंद के विविध रूपों के प्रति सजग हैं और उन्हें अपना रहे हैं।